तो बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गांधी होते तो अयोध्या में जा बैठते। इस चैप्टर का नाम होता है गांधी होते तो अयोध्या में जा बैठते। तो सबसे पहले बच्चों इसमें लिखा है विष्णु प्रभाकर हिंदी में नाटक के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा संपन्न रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। तो आपको देखना होगा इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि कोई लेखक है, उसका नाम है विष्णु प्रभाकर। तो देखो बच्चों यार, लेखक का नाम ध्यान से देखिए। लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। विष्णु देव का नाम सुन के लग रहा है जैसे लग रहा है भगवान विष्णु प्रकट होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी में से नाम लिया गया है विष्णु प्रभाकर। तो बच्चों यहाँ से ये भी पता लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का सरनेम जो है प्रभाकर है। महेश प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, ब्रह्मा प्रभाकर, है कि नहीं। तो विष्णु प्रभाकर हिंदी में नाटक के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा संपन्न रचना, यानी प्रतिभाओं से संपन्न, उनमें कई सारे गुण थे। किसमें? विष्णु प्रभाकर जी में। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें लिखा है बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र के जीवन पर आवारा मसीहा के कृतित्व ने विष्णु जी को भारत के महान जीवनकार के रूप महान जीवन तो बच्चों ये बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र के जीवन पर चैप्टर का नाम बच्चों बहुत ही अजीब है, आवारा मसीहा। मतलब वैसे ही उसका नाम लगा हुआ है मसीहा और उसके ऊपर भी लगा दिया आवारा। तो बच्चों उसके पास बचा क्या होगा खाने को, ये समझ लो। तो उनका एक साक्षात्कार अवधेश श्रीवास्तव ने सन 1993 में लिया था। इस साक्षात्कार को यहाँ दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी साक्षात्कार विधि से परिचित हो सके। तो बच्चों ये चैप्टर साक्षात्कार का मतलब होता है कि यहाँ पे शायद इंटरव्यू से रिलेटेड कोई बातें बताई गई है, तो यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो अवधेश श्रीवास्तव क्या कहते हैं? गांधी जी के सपनों का भारत कैसा था? भारतीय राष्ट्र को वह किस रूप में देखना चाहते थे? तो गांधी जी ने अपने सपनों में भारत का एक चरित्र सोचा था। वो सोचते थे कि भारत हमें ऐसा दिखाई देगा। विष्णु प्रभाकर ने कहा गांधी जी के मन में जो तस्वीर थी वह भिन्न भिन्न जगहों पर स्पष्ट हुई है। एक जगह उन्होंने कहा जब भी तुम कुछ करना चाहो उस व्यक्ति का ध्यान करो जो सबसे नीचे की सीढ़ी पर है। यानी कि उल्टा है, गांधी जी उल्टा सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं अगर हमें जेम्स बॉन्ड बनना है तो हम जेम्स बॉन्ड की तरह सोचते हैं, या गांधी जी कहते हैं अगर जेम्स बॉन्ड बनना है तो जेम्स बॉन्ड की तरह ना सोचो, जेम्स बॉन्ड की तरह ना सोचो, परेश रावल की तरह सोचो, है ना, नाना पाटेकर की तरह सोचो। तो गांधी जी उल्टा बताते थे, यानी कि जो आदमी तुमसे नीचे है उसके तरफ ध्यान दो कि वो बेचारा तो कुछ भी नहीं खाया, तुम तो कुछ भी कर लोगे। यदि तुम्हारा काम उनके लिए लाभदायक है तो करो, यदि नहीं है तो मत करो। कमाल की बात, गांधी जी में अजीब सी सोच थी कि तुम जो काम कर रहे हो क्या वो तुम्हारे से नीचे की पीढ़ी के लिए लाभदायक है कि नहीं है। अगर लाभदायक है तो करो, वरना ना करो। अस्पष्टता। बच्चों गांधी जी को जो सोच थी बिल्कुल ऐसी थी जैसे रतन टाटा की थी। रतन टाटा बच्चों जब भी अपनी मीटिंग्स रखते हैं तो उसमें एक सीट खाली रखते हैं। और पता है सीट खाली की सीट किसकी होती है? वो एक होती है सामान्य ग्राहक यानी सामान्य आदमी की। यानी वो जो भी अपने प्रोडक्ट का, यानी कि कार का, बाइक का, जिसका भी निर्माण करते हैं रतन टाटा, तो सबसे पहले सोचते हैं क्या ये सामान्य ग्राहक हमारी गाड़ी को क्यों खरीदेगा। तो इन सब कारणों की वजह से गांधी जी मशहूर हो गए थे देश विदेश में बिल्कुल आम की तरह, जिससे समाज के कमजोर वर्ग को सिर्फ जीने का अधिकार ना हो बल्कि राज्य की नीतियां ऐसी हों जिससे निचले तबके के कल्याण का भाव निहित हो। हमारे राज्य की नीतियां ऐसी होनी चाहिए ताकि हर जाति के लोगों को, जाति प्रजाति के लोगों को क्या मिलना चाहिए? फायदा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने भारत में राम राज्य स्थापित करने की कल्पना की थी। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा दैहिक दैविक भौतिक तापा। क्या लिखा है देखो बच्चों, तुलसीदास जी ने रामायण में कुछ लिखा है। क्या लिखा बच्चों? तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा दैहिक दैविक भौतिक, आगे लिखा तापा,
राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अच्छा, अब पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। यानी ये तीनों कष्ट जहां नहीं हो वहीं राम राज्य हो। यानी राम राज्य कहां स्थापित हो सकता है? जहां मनुष्य का दैहिक दैविक और भौतिक इन सब सुखों से उसको दूर रहना पड़ेगा। यानी उसके घर में टीवी ना हो, उसके घर में भौतिक सुख सुविधाएं ना हो, पंखा ना हो, पानी ना हो नहाने का, मतलब सुख सुविधाएं ना हो। तो गांधी जी भौतिक शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों कष्टों से रहित भारतीय राष्ट्र का सपना देखना चाहते थे। यानी एक ऐसा राष्ट्र जो शारीरिक कष्टों से दूर हो, यानी उनके शरीर पे कोरोना को कोई प्रभाव ना हो, उनको कैंसर ना हो, लोग आध्यात्मिक हो। ठीक है ही नहीं? चलिए, अवधेश श्रीवास्तव, क्या गांधी जी के आर्थिक विचार भारत की आर्थिक दुरावस्था को समाप्त करने से आज भी सक्षम हो सकते हैं? तो बच्चों यहाँ देखो डिफिकल्ट वर्ड्स भी आ रहे हैं, जैसे आर्थिक। आर्थिक मतलब धन से संबंधित, जो बातें धन से संबंधित होती है उनको कहते हैं आर्थिक। दुराव्यवस्था, दुराव्यवस्था का मतलब होता है बुरी व्यवस्था, यानी व्यवस्था का दुष्प्रचार। व्यवस्था जब अच्छी ना हो उसको हम कहते हैं दुरावस्था। विष्णु प्रभाकर, गांधी जी का आर्थिक दर्शन आज भी पूर्णतया उपयुक्त है। माओ ने चीन में इसका बखूबी प्रयोग किया। गांधी जी ना तो पूरी तरह औद्योगिकरण के विरोधी थे और ना सरकारीकरण के। औद्योगिकरण का मतलब होता है बच्चों प्राइवेटाइजेशन, और सरकारीकरण का मतलब होता है कि गवर्नमेंटाइजेशन। यानी कुछ विभाग गांधी चाहते थे कि प्राइवेट हो जाए और कुछ विभाग चाहते थे सरकारी हो जाए। जैसे बच्चों हमारे देश में मोदी जी है, वो क्या चाहते हैं कि सारे विभाग प्राइवेट हो जाए, है कि नहीं? लाइट भी प्राइवेट हो जाए, सड़क भी प्राइवेट हो जाए, ट्रेन भी प्राइवेट हो जाए, खाना भी प्राइवेट हो जाए। अब बच्चों खाना तो प्राइवेट खाते ही हैं। हाँ, इसके बीच में एक विभाजक रेखा खींचना चाहते थे। बच्चों आप प्राइवेट और गवर्नमेंट में अंतर समझते हो ना? जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, मान लो जेके में पढ़ते हो, तो जेके प्राइवेट स्कूल है। कैसे पहचाना प्राइवेट स्कूल है? क्योंकि उसमें सुख सुविधाएं बहुत है, पंखा लगा है, पानी है, टीचर है पढ़ाने के लिए, पार्क है खेलने के लिए, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, टेस्ट होते हैं, स्कूल में साफ सफाई है, बाथरूम है। लेकिन बच्चों यही अगर गवर्नमेंट स्कूल होता तो गवर्नमेंट स्कूल की फीस बहुत ही कम होती है। वहां टीचर नहीं होते पढ़ाने के लिए, न ही वहां खिलाने के लिए कोई आता है, न ही वहां अच्छे बाथरूम होते हैं। सुख सुविधाओं से वंचित होते हैं हमारे सरकारी विद्यालय। इसलिए हमारे मम्मी पापा हमको सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाते। लेकिन बच्चों आज केजरीवाल एक अनूठा एग्जाम्पल बन चुका है दिल्ली में सरकारी व्यवस्था को सही करने का। केजरीवाल ने दिल्ली में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सबको बढ़ चढ़ करके सही किया है। इसलिए केजरीवाल इसके लिए नाम ही काफी है। तो वे बड़ी मशीनों के खिलाफ नहीं थे, उनका मात्र इतना कहना था कि ना तो सभी काम मशीनों से होने चाहिए और ना सारे संस्थानों का सरकारीकरण होना चाहिए। ऐसा होने से लाखों हाथ बेकार पड़ जाएंगे। गांधी जी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में स्वदेशी और स्वावलंबन हिमायती थे। इसका मूल मंत्र था योजना का प्रभाव ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर हो। हाँ बाबू, यहाँ पे बिल्कुल सही कहा है गांधी जी ने कि कोई भी अगर सरकारी योजना आती है तो सबसे पहले आज के देश में क्या है, जैसे मान लो मेट्रो आनी है, तो मेट्रो का जब टेंडर पास होता है तो मेट्रो कहाँ से आती है? ऊपर अधिकारी से बांटते हैं तो नीचे लेबरों तक पैसा उसका जाता है। तो उनके कहने का मतलब है कोई भी काम हो तो वो ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे से ऊपर होना चाहिए। सबसे पहला फायदा किसको होना चाहिए? सामान्य आदमी को होना चाहिए। इस बारे में नेहरू जी का गांधी जी से मतभेद था। नेहरू जी कहते थे जो काम हो ऊपर से नीचे, पहले बड़ा फिर छोटा। गांधी जी कहते थे नहीं, जो काम हो वो छोटे से ऊपर, यानी पहले छोटा फिर बड़ा। बाद में नेहरू जी ने पश्चाताप किया एवं कृषि की ओर ध्यान भी देना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यानी कि कुल मिलाकर के नेहरू जी के विचार गांधी जी से ज्यादा ठीक नहीं थे। गांधी जी ज्यादा बढ़िया थे, इसलिए बच्चों नोट में आपको गांधी जी की फोटो मिलती है।
लेकिन अगर उस समय मान लो गांधी जी और मोदी जी दोनों होते तो बच्चों आज समय नोट में मोदी की फोटो मिलती। ठीक है। अवधेश श्रीवास्तव, कुछ लोग यह आरोप लगाते थे कि महात्मा गांधी प्राचीन काल वर्ण व्यवस्था के हिमायती थे। बच्चों उसमें जो डिफिकल्ट शब्द है उसको देख लेना। वर्ण व्यवस्था, हिमायती, हिमायती को ऐसे लग रहा किफायती, हिमायती किफायती। इस प्रकार वे समाज के हजारों वर्ष पीछे ले जाना चाहते थे। आपको इस विषय में क्या कहना है? गांधी जी पुरानी सभ्यताओं के आदी थे, वो हमारे समाज को बहुत पीछे ले जाना चाहते थे, और नेहरू जी आगे ले जाना चाहते थे। इसलिए दोनों की बातों में क्या था? डिफरेंस था। डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मतभेद। क्या कहते हैं? मतभेद। मत मतलब विचार, भेद मतलब अंतर। जब विचारों में अंतर होता है, डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मतभेद। विष्णु प्रभाकर, उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन अवश्य किया। बता देखो, वर्णाश्रम, आश्रम आदमी लिख नहीं पाता, वर्णाश्रम लिखा है। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन अवश्य किया, पर जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित। असल से गांधी जी भारतीय समाज व्यवस्था को परस्पर सामंजस्यपूर्ण एवं समन्वयकारी स्वरूप देने के पक्षधर थे। उनका मान्य था ऐसे तभी हो सकेगा जबकि समाज में दायित्वों का या कर्मों का स्पष्ट बंटवारा हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि जिसका बाप जो कर्म करता हो उसका बेटा भी उसी कर्म को मान जाए। तो बच्चों इसी को कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। मतलब अगर कोई सुनार है तो जरूरी नहीं उसका बेटा सुनार ही बने। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था, मतलब ये जो जाति प्रथा थी, उसका विरोध करते थे। कहते थे जरूरी नहीं है कोई पंडित हो तो उसका बेटा भी पंडित ही बने, कोई पंडिताइन हो तो जरूरी नहीं है उसकी शादी पंडित से ही हो। बेटे का वर्ण उसके स्वयं के कर्म से निर्धारित होगा, है ना। प्राचीन भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था जन्मा नहीं, कर्मणा ही है। तो बच्चों पुरानी व्यवस्था में वो उसको कर्म की व्यवस्था पे लाना चाहते थे। समझ में आया कि जो जिस आधार का कर्म करे उसी आधार का उसे फल मिले। वाल्मीकि चांडाल थे। देखो बच्चों कैसे लिखा है, लिखा है वाल्मीकि चांडाल थे। क्या थे? चांडाल, यानी वाल्मीकि प्रजाति थी, चांडाल थे। बच्चों पुराने जमाने में जो चांडाल होते थे ना, वही भूत प्रेत को भगाते थे, इसलिए वो महर्षि बनते थे। तो वाल्मीकि क्या थे? महर्षि, क्योंकि उनकी जाति क्या थी? चांडाल, क्योंकि वो भूत प्रेत वाले काम करते थे। तो वाल्मीकि क्या थे? चांडाल, लेकिन महर्षि बने। विश्वामित्र छत्री थे, वे भी महर्षि के रूप में ब्राह्मण को प्राप्त हुए, इसलिए इस मूल व्यवस्था में कोई दोष नहीं है। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन को जिस प्रकार का जन आंदोलन बनाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने यहाँ के सामूहिक मनोवैज्ञानिक के अच्छे ढंग से परखा। उन्हें यह बात अच्छी तरह ज्ञात हो गई कि भारत में धर्म, धार्मिक प्रतीकों और प्राचीन संस्कृति के प्रति आम जन में गहरी आस्था है। आस्था मतलब विश्वास, भरोसा, आस्था। तो बच्चों आपके स्कूल में, आपकी क्लास में हमेशा एक लड़की होती है, उसका नाम होता है आस्था, याद रखिए। इसी वजह से उन्होंने अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया। राम का नाम वे बार बार इसलिए लेते थे, इसके प्रति हिंदू जनता का आदर एवं सम्मान था। वह स्वयं कहा करते थे कि मेरा अगला जन्म हरिजन परिवार में है। वास्तव में वर्णावस्था में छुआछूत, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। ये बुराइयों तो बाद के कालखंड में उत्पन्न हुई है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ चैप्टर में कि गांधी जी और विष्णु प्रभाकर, इन दोनों में एक्सप्लेनेशन चल रहा है। विष्णु प्रभाकर ने, गांधी जी, ये दोनों मिलकर के गांधी जी के बारे में बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। अवधेश श्रीवास्तव, आज धर्म और राजनीति के पृथक्करण में पक्ष एवं विपक्ष में अनेक तर्क दिए जा रहे हैं। तर्क वितर्क, इस संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? विष्णु प्रभाकर, धर्म और राजनीति को गांधी जी अलग नहीं मानते थे। वह राजनीति के आध्यात्मिकरण के पक्ष में थे।
लेकिन गांधी जी का धर्म नैतिकता एवं समुचित कर्तव्यों का समुच्चय था। वह सभी धर्मों में संभाव का दर्शन करते थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति के भी समर्थक थे। वास्तव में राजनीति या किसी भी क्षेत्र में धर्म के दुरुपयोग के विरुद्ध थे। आज धर्म और मजहब या कर्म कांड एक प्रकार से समानार्थी माने जा रहे हैं। गांधी जी धर्म को मजहबी कर्म कांडों से कभी जोड़ा नहीं। आज वोटों के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को उभारा जा रहा है। गांधी जी इस व्यवस्था के विरुद्ध थे। तो गांधी जी चुनाव जीतने के लिए, जनता को लुभाने के लिए धर्म का उपयोग करने से लोगों को मना करते थे। वो लोगों को कहते थे कि लोगों को धर्म के विरुद्ध भड़काओ नहीं। अगर धर्म के विरुद्ध भड़काओगे तो वो गांधी जी उसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन बच्चों, आप तो जानते ही हैं, आजकल जो जनता वोट देती है वो धर्म के आधार पे ही देती है। देखती है कि हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, उसी के आधार पर वोट दिए जाते हैं, है कि नहीं। जैसे हम लोग वोट किसको देते हैं? पंडितों को। पंडितों में कौन है? बीजेपी। अवधेश श्रीवास्तव, आज देश में सांप्रदायिक तनाव एवं सामाजिक द्वेष का जो माहौल है, उसमें यदि गांधी जी जीवित होते तो क्या करते? अवधेश ने विष्णु प्रभाकर जी से पूछा। विष्णु प्रभाकर टनटनाते हुए खड़े हो गए। विष्णु प्रभाकर, गांधी जी निश्चित रूप से अयोध्या में जा बैठते एवं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की जो घटना घटी उसे अपने जीते जी कदापि नहीं होने देते। गांधी जी कहते, अगर मस्जिद गिरानी है तो पहले हमारे ऊपर से होकर के जाओ, तभी मस्जिद गिरेगी। अगर गांधी जी ऐसा करते तो बाबरी मस्जिद नहीं ढाई जाती। लेकिन बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अवधेश श्रीवास्तव क्या कहते हैं? लुई, अवधेश श्रीवास्तव चिल्ला रहे, लुई। क्या चिल्ला रहे? लुई फिशर ने लिखा है। बच्चों, कोई अंग्रेज आ गया। लुई फिशर ने लिखा है, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के संपर्क में बहुत ज्यादा थे। गांधी जी के जो मित्र थे वो जाते थे अंग्रेजों को मारने के लिए, जिसमें एक बहुत ही मशहूर आदमी था जिसको मार दिया गया था, फांसी की सजा दे दी गई थी। उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। ठीक है ना। लुई फिशर ने लिखा है कि गांधी जी का अंतिम समय में कांग्रेस से मोह भंग हो गया था एवं वे ऐसे गैर राजनीतिक संगठन पर विचार करने लगे थे जो सत्तासीन कांग्रेस पर अंकुश लगाती। यह बात कितनी सही है। अच्छा, गांधी जी समय रहते ही कांग्रेस को समझ गए थे कि ये टप्पेबाजी है। क्या है? टप्पेबाजी। विष्णु प्रभाकर, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का काम पूरा हो गया है, इसे भंग कर देना चाहिए। नेहरू एवं पटेल द्वारा विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद उनका मोह अवश्य भंग हुआ था। अपनी वसीयत में भी उन्होंने कांग्रेस को विघटित करने की बात कही है। गैर राजनीतिक संगठनों के रूप में उन्होंने हरिजन सेवक संघ एवं सर्व सेवा संघ आदि का गठन किया था। आजादी के समय देश में कांग्रेस का योगदान था, लेकिन आजाद हो जाने के बाद गांधी जी ने अपने पत्राचार में लिखा था कि उसके बाद कांग्रेस को विघटित कर दिया जाना चाहिए, यानी कि हटा देना चाहिए, गायब कर देनी चाहिए, कांग्रेस का मूल रूप से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस उस समय खत्म नहीं की गई और कांग्रेस आगे बढ़ गई और हमारे देश में अभी तक कांग्रेस का बोलबाला है। इन संगठनों का उद्देश्य रचनात्मक कार्य करना था। उनके बाद विनोबा जी ने कुछ किया, लेकिन आज इसे कोई करने वाला नहीं है। गांधी जी का नाम लेना लाभप्रद है इसलिए लेते हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलने वाला, सामाजिक रचनात्मक कार्य करने वाला कोई नहीं दिखाई नहीं पड़ता। विष्णु प्रभाकर। तो बच्चों, ये आपने चैप्टर पढ़ा और उसमें देखा कि गांधी जी क्या क्या चाहते थे, उनके सपने में भारत की तस्वीर कैसे थी और वो किस तरह से राम राज्य को स्थापित करना चाहते थे। तो बच्चों, यहाँ देखते हैं तबका। टपका नहीं है बच्चों, तुम नहीं हो टपका। टपका का मतलब मर गया होता। यहाँ लिखा है तबका। तबका मतलब होता है तुम कौन से तबके के हो, यानी कि वर्ग के हो। कौन से वर्ग के हो, यानी कि तुम कौन से वर्ग के हो। है जैसे कि आपका पद टीचर हुआ। दैविक, दैविक मतलब देवता। समन्वय, तालमेल। दैहिक, शारीरिक, देह संबंधी, देह शरीर संबंधी दैहिक। भौतिक,
भूत संबंधी, मजहब धर्म संप्रदाय। बच्चों इतने तीन तीन शब्द दिए हैं अर्थों के, तो ये भी काम के लिए एक शब्द और एक अर्थ करिए, दो दो लिखे हैं सब में। ओके, तो बचाओ बच्चों यहां पर क्या कहोगे? गांधी जी होते तो अयोध्या में जा बैठते पाठ साहित्य की किस विद्या के अंतर्गत आता है? कहानी, साक्षात्कार, संस्मरण, आत्मकथा। तो बच्चों शुरुआत में बता दिया था ये साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू है, ये उसमें आता है। निम्न में से शरद चंद्र की जीवनी है। बच्चों शरद चंद्र की जीवनी का क्या नाम था? आवारा मसीहा। एक तो मसीहा वैसे ही गरीब होता है और उसके आगे ही बच्चों आवारा लगा दिया गया, तो सोचो बेचारा गरीब से कितना और गरीब हो गया होगा, यानी उसके तन बदन पे कपड़े भी नहीं होंगे, इसलिए कहा जा रहा है आवारा मसीहा। ऐसे लग रहा है उसके पीछे कुत्ते भी भौं भौं करके पीछे भाग रहे होंगे और मसीहा आगे चलना होगा। अगला देखो, गांधी जी ने कैसे भारत की कल्पना की थी? गांधी जी ने ऐसे भारत की कल्पना की जिसमें राम राज्य स्थापित हो। तुलसीदास के अनुसार राम राज्य का अर्थ क्या है? जिसमें दैहिक कष्ट ना हो, दैविक कष्ट ना हो, भौतिक कष्ट ना हो, यानी कि उपयुक्त सभी। हाँ। गांधी जी के आर्थिक दर्शन का प्रयोग किस देश में हुआ? चीन में। गांधी जी ने किस वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था? कर्म आधारित, धर्म आधारित, उपयुक्त दोनों, उसमें कोई नहीं। तो बच्चों उनकी जो व्यवस्था थी वो थी कर्म आधारित। गांधी जी ने मजहबी कर्मकांडों को धर्म से नहीं कभी नहीं जोड़ा, है ना? बिल्कुल सही बात। गांधी जी ने कुछ नए संगठनों जैसे हरिजन सेवक संघ, सेवा संघ गठित कर सत्ता हथियाने की कोशिश की। गलत बात। जो गांधी जी ने कैसे हथिया सकते हैं सत्ता? तो गांधी जी तो बेचारे खुद है पुराना चश्मा लगाए, लेकिन बच्चों गांधी जी का चश्मा बहुत इंपोर्टेड था, वो अंग्रेजों के जमाने का फ्रेम था उनके चेहरे पर, जो फ्रेम आज भी उनका रखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ और इसमें था गांधी जी होते तो अयोध्या में जाकर के बैठते। शीर्ष का मतलब ये होता है कि अगर अयोध्या में उस समय बाबरी मस्जिद गिराई जा रही होती तो वो गिराई नहीं जा सकती थी अगर गांधी होते। गांधी कहते कि अगर गिराना है तो पहले हमारे ऊपर से होकर के निकलो। ठीक है, उसमें क्या है बच्चों, अंग्रेज इतने हरामी थे और मुसलमान इतने हरामी थे कि वो गांधी जी के ऊपर से ही निकल जाते तो गिर जाती, है कि नहीं? ठीक है ना? तो फिलहाल इस चैप्टर का शीर्षक आप लोग को क्लियर है, गांधी होते तो अयोध्या में जा बैठते। तो बच्चों उसमें डिफिकल्ट शब्द काफी हैं जो आप रोक रोक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।